ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका इसराइल के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बाइडन ये भी बयान दे रहे हैं कि अब जंग बंदी का वक्त आ गया है। अमेरिका सिफारती तरीकों से गजा और लबनान में कशीदगी को कम करना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया जा रहा है कि इसराइली फ़ौज वसी ज़मीनी हमले के लिए लबनान में दाखिल हो गई है और इस वक्त तक 105 शहरियों के शहीद होने की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान, जिसको प्रोवोक करने के लिए ये कहा जा रहा था कि कोशिश की जा रही है, ईरान को ट्रैप करने के लिए ये तमाम हमले किए जा रहे हैं। तो वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है ईरान के, नासिर कनानी, उन्होंने ये कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को इजाफी या रज़ाकार फोर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है और लबनान और फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूद जंगजू जारहियत के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हमारी अफवाज की उनको मदद की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आसिफ अली भट्टी साहब और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुश्ताक साहब, क्या समझते हैं कि जो ईरान है, जो अफवाज ना भेजने का फ़ैसला किया गया है ईरान की तरफ से, और जिस तरह से हमने देखा कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद और ये जो भी एक सिलसिला चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है, ईरान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो प्रोवोक होके कुछ भी एक्सट्रीम किस्म का डिसीजन ले और इस जंग में जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। लेकिन ईरान जो है वो इस वक्त हमें एक जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ईरान का ये जो फैसला है, ये खित्ते में जो कशीदगी है उसको मद्देनज़र जो पैदा हो सकती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और क्या आप समझते हैं कि वाकई ये ईरान की तरफ से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? उनके पास कोई टैंक, तोप, मिसाइल नहीं है, वो एक गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं और उस गुरिल्ला वार से उन्होंने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। 1 साल हो गया है, 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाएगा तूफान अल अक्सा का। इसराइल गजा में अभी तक अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका है, बल्कि याह्या सिनवार तक को लोकेट नहीं कर सका है। इसी तरह लबनान के अंदर अब जो शुरू हो गया है, तो उनकी लबनान के ईरान ने जो बात की है, ये इस तनाजुर में की है कि इसराइल को गुरिल्ला वॉर के जरिए से जब वो लबनान के अंदर दाखिल हो जाएगा, तो जिस तरह वो गजा के अंदर दाखिल होकर फिर भाग गया और वो सिर्फ एयर सपोर्ट के जरिए से अपनी बेला तफरीक जो है वो बमबारी करके आबादियों को मिसमार कर रहा है, सिविलियन नॉन कॉम्बैटेंट बच्चों, खवातीन, इनोसेंट लोगों को वो कत्ल कर रहा है और ग्राउंड के ऊपर वो कदम नहीं रख सकता डर और खौफ के मारे, और जब रखता है तो अच्छा खासा नुकसान उठा के भाग आता है। ये वो टैक्टिक्स है, ये वो स्ट्रेटजी है जो कि लबनान के अंदर भी ईरान के पेश नजर है। इसलिए मैं समझता हूं कि आलमी इस्लाम को बुनियादी तौर पर फर्ज बनता है, 80 लाख रेगुलर आर्मी है, 60 मुस्लिम ममालिक हैं, 2 अरब की आबादी है, और ये इन लोगों को ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप देखें, गजा को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसके बाद लबनान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसके बाद यमन के ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद ईरान जो है उनके निशाने पर है, इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया, उसके बाद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। अब तो मुश्ताक साहब, हम क्या एक मिनट, अब क्या आलम इस्लाम के हुक्मरान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो मस्जिद अक्सा को हाकम बदहन वो शहीद कर लें, जिसका वो खुलकर ऐलान कर रहे हैं। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर ऐलान कर चुके हैं कि हमारा हदफ है मस्जिद अक्सा को, अल-कुद्स अश-शरीफ को मिसमार करना। तो क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये मौका है कि अब वो इनफ इज इनफ और आलमी इस्लाम को बाकायदा तौर पर आगे आना चाहिए और इस जारहियत को रुकवाने के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन के ऊपर गौर खोज करना चाहिए। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रही थी कि किस तरह से करके, क्योंकि मुस्लिम ममालिक तमाम अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई जा रही है, तो किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से? मैं आपको बताऊं कैसे कर सकते हैं। देखें, आवाज, रिजोल्यूशन और तकरीरें और रिटारिक और टाल क्लेम्स और बयानात, ये पासपोर्ट्स बम का, वॉकी टाकी बम का, पेजर बम का और हवाई जहाजों का, टैंक और तोपों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके लिए वो चीज चाहिए। आलम इस्लाम अगर चाहे तो एक गोली फायर किए बगैर वो
ये काम कर सकता है कि इसराइल को गजा से और लेबनान से वापस जाने पर मजबूर करे। वो कैसे? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मिलिट्री इन्वेंशन करें और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक गोली फायर किए बगैर। आप मेरी बात सुन तो लेना। जी जी। आप इसराइल को जितना असलहा आया है आपके बंदरगाहों से गया है, अभी भी इसराइल को जो सप्लाई लाइन है, जो यमनियों ने उनके समुद्री जहाज वहां पे रास्ता बंद कर दिया है, तो यूएई और सऊदी अरब के थ्रू सारा का सारा उन्होंने 2700 किलोमीटर एक लैंड कॉरिडोर इसराइल को दिया है। आपके पास जो तेल की हथियार है, आप दो अरब आबादी मार्केट है, आप पाबंदी लगा दें कि उन ममालिक को, उन कंपनियों को हम बैन कर लेंगे कि जो इस जेनोसाइड में इसराइल के साथ शरीक हैं, इसराइल के फैसिलिटेटर हैं। आप जरा आप अपनी सॉफ्ट पावर को तो इस्तेमाल करें, उसके बाद काइनेटिक फोर्सेस की बारी आएगी। आप तो सॉफ्ट पावर तक इस्तेमाल है, आप तो इसराइल के साथ में खड़े हुए हैं, आप तो इसराइल के सहूलतकार हैं। तो इस वजह से ये जो इस वक्त जो कुछ गजा में हुआ, जो कुछ लेबनान में हुआ, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ओआईसी के ऊपर आती है और ओआईसी के मेंबर कंट्रीज और हुक्मरानों के ऊपर आती है। ठीक, आसिफ अली भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भट्टी साहब, क्या आपको ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नजर आता है क्या जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तेल देना बंद कर दें, कंपनियों का बायकॉट कर दें? क्या ये इफेक्ट कर सकेगा इजराइल को? क्या ये प्रेशराइज कर सकेगा अमेरिका को? इम्पैक्ट कर सकेगा इस हद तक कि वो फलस्तीन में सीज फायर कर दे? उस्मा, ये कैसे मुमकिन है जब दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डॉलर इकोनॉमी है और आपका तमाम इन्हिसार जो है, जो कि अमरीकी तेल है, वो कहीं से नहीं आता है, वो यहाँ पे पैदा होता है और जो तेल इकट्ठा करना था वो कर चुके हैं पहले। जब दुनिया के तमाम ममालिक, आप 60 मुल्कों की बात कर रहे हैं, 60 मुस्लिम ममालिक, किधर है 60 मुस्लिम ममालिक? मुझे तो ये नहीं समझ आती। ये हम लोग जब मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जब बात करने की कोशिश करते हैं या तनकीद करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि तमाम ममालिक के मफादात, ये मुस्लिम कौन सा मुल्क है जिसको $7 बिलियन अभी मिले हैं, हमारा जो अजीम मुल्क है, और उसके कायदीन जो हैं वो इस बात पे बगलें बजा रहे हैं कि हमें एक दफ़ा फिर हमें जो है वो उधार मिल गया है, हमें बहुत बड़ा कर्जा मिल गया है जिसका आपने किस्तें भी देनी है, जिसके आपने सूद भी देने हैं, जिसकी प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स भी आपके ऊपर ड्यू हैं, जो कि $बिलियन है। अब इशू ये है कि इस तमाम सिचुएशन के अंदर कौन सी वाली प्रोडक्ट जो है वो आप रोकने की कोशिश करेंगे या आप करके देखेंगे और आप उसका ऑल्टरनेट कहां से लेंगे? आपने तो ऐसे वो चीजें असेंबल ही नहीं की है, आपने तो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च ही नहीं किया उसके मुकाबले में कि आप उसका मुतबादिल लोगों को दे सकें। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आप दुनिया की इकोनॉमीज की बात करते हैं तो आप इकोनॉमिकली तो किसी को वीक करना तब कोशिश करेंगे ना, तब उसको वीक करने की कोशिश या हिम्मत करेंगे जब आपके पास उसके ऑल्टरनेट रिसोर्सेज मौजूद होंगे। चाइना जैसा मुल्क एक साइड पे खड़ा हुआ है जो कि दुनिया की एक और ताकत बन के खड़ा हुआ है। रशिया जैसा मुल्क एक और साइड पे खड़ा हुआ है जहां पे उसकी ताकत को लोग तस्लीम तो करते हैं लेकिन वो कहीं पे इंटरवीन नहीं कर रहा है। वो ईरान का दोस्त भी है, वो वहां पे जो बहुत सारे ममालिक हैं मशरिकी वस्ता में, उनके साथ भी उसके ताल्लुकात हैं, अफ्रीका के अंदर भी उसके ताल्लुकात हैं, लेकिन वहां पे किसी जगह पे उसकी इंटरवेंशन नहीं है। अमेरिका ने जो सपोर्ट का ऐलान किया हुआ इजराइल को, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि दोनों एक हैं। और अभी तक जितनी सारी कार्रवाइयां हुई हैं उसके अंदर मुझे एक दफा बताएं कि जब पूरी तरह तबाह हो गया, 1 साल हो गया है गजा में, उसके बाद आप कह रहे हैं जंगबंदी होनी चाहिए, और उसके बाद अभी लेबनान के अंदर जो है वो एक नया जो है वो सिलसिला स्टार्ट हुआ है किलिंग्स का, वो भी इसी तरह से डिस्ट्रक्शन के बाद ही ये बातें होंगी कि जनाब अब जंगबंदी होनी चाहिए। तो मुस्लिम ममालिक का कोई नैरेटिव नहीं है माजरत के साथ, ये बिल्कुल हम मुस्लिम उम्मा। तो भट्टी साहब, ये जो कहा जाता है कि इस वक्त जो है वो मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जरूरत है और असल में जुर्रत और बहादुरी की जरूरत है, ये दो चीजें जो हैं ये इस मसले को हल कर देंगी। क्या ये राइट एनालिसिस है सिचुएशन का? हम हजारों साल से ये सुन रहे हैं, सैकड़ों सालों से सुन रहे हैं, दहाइयों से सुन रहे हैं, मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बड़ा जरूरी है। वो मुस्लिम उम्मा कौन सी है जिसको ये एहसास नहीं है कि उसका माँ जाया जो है उसी जैसा एक इंसान जो है उसको मारा जा रहा है, जिस तरह से उसको मारा जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके बच्चों को जिस तरह मारा जा रहा है, उनकी खवातीन को, उनकी फैमिलीज को। इसी तरह से आप इस सिचुएशन को ना बुलाएं कि देखिए दुनिया के अंदर रहने के कुछ उसूल हैं।
पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क जिसको हमने बहुत बड़ा अलम लेके जो है वो ये खड़ा किया हुआ है कि ये मुस्लिम मुल्क है, मुझे बताएं अभी तक क्या स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अभी यूएन में आया हुआ था, क्या आपने स्ट्रेटेजी प्लान आउट करके बताई है कि किस तरह से इस जंग को रोका जा सकता है? चलें छोड़ दें, ईरान की मैं मिसाल देता हूं। हम लोग बड़ा इस्लामी कला उसको भी करार देते हैं। उनके प्रेसिडेंट की हलाकत हुई, उनके हाँ एक मेहमान की मिस्टर हानिया की हलाकत हुई, उसके बाद अभी ये उन्होंने सिर्फ झंडे लहराए और उसके बाद परचम लहराए गए, और मैंने एक चैनल पे ये कहा था कि ईरान कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर इस तरह से ईरान भी प्रोवोक हो जाएगा जो कि इजराइल ये चाह रहा है तो ये पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, हम कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी देखिए हर चीज की दो पहलू होते हैं ना, एक सॉफ्ट स्ट्रेटेजी होती है और एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है। आप ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी की क्यों हम हर दफा सोचते हैं कि ईरान हमला कर देगा उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर? हम ये बात नहीं कर रहे, हम ना ये प्रोवोक कर रहे हैं, ना ये किसी को करना चाहिए। ठीक हो गया भट्टी साहब, मैं वक्त का मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं मुश्ताक साहब से ये जानना चाह रही हूँ। मुश्ताक साहब, अभी भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीक करने के लिए हमें जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो पैदा करने की जरूरत होगी इससे पहले, तो हमारे पास तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ही नहीं है, तो क्या जो आप एक सोल्यूशन डिवाइस कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इस वक्त के लिए? देखें, हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम हुक्मरान है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल है इस्तेमार के। इन लोगों ने हमें अपने पांव पे नहीं खड़ा होने दिया 70-80 साल में आजादी के बाद। ये जो मगरिब के चीफ एजेंट आलमी इस्लाम के ऊपर हुक्मरानों की सूरत में मुसल्लत हैं, इनकी वजह से लोग कहते हैं कहां है उम्मा? उम्मा हर उम्मती जो है वो उम्मत का हिस्सा है, वो जिंदा है, लेकिन उनके ऊपर इसी तरह ये चीफ एजेंट और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल और ये इस्तेमार और साम्राज्य के एसेट्स वो उनके ऊपर मुसल्लत है। जो मैं खुद मिस्र गया और मैंने मिस्री हुकूमत की मिन्नत की कि मैं रफा क्रॉसिंग से गजा जाना चाहता हूं, मुझे गजा नहीं जाने दिया गया। वहां कोई किसी को हरकत करने की इजाजत नहीं दे रही। ये है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल। वो अपने लोगों के लिए तो शेर हैं, जालिम हैं और अपने लोगों के लिए बेरहम हैं, लेकिन दुश्मन के सामने वो गीदड़ बने हुए हैं। जहां तक अल्टरनेट की बात है, अल्टरनेट बहुत से हैं। साउथ अफ्रीका के साथ कौन सा अल्टरनेट था कि वो आईसीजे में गया और इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों के वकील के तौर पर खड़ा हो गया? इतना तो कर सकते हैं, ये तो इतना भी नहीं कर रहे, इतना भी नहीं कर रहे जितना साउथ अफ्रीका, जितना चिली, जितना मैक्सिको कर रहा है। मैं समझता हूं कि अब अल्टरनेट बहुत ज्यादा है। दुनिया ये रुकी नहीं है। इस दुनिया के अंदर ईरान जी रहा है, इस दुनिया के अंदर चाइना जी रहा है, इस दुनिया के अंदर रूस जी रहा है, इस दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया जी रहा है, इस दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं जो कि अमेरिका के मुखालिफ अपनी वजूद और अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। आप तो बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन असल मसला हमारे हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरान वो फिरोख्त हो चुके हैं, वो उनके लोग हैं, हमारे नहीं हैं। मसला ये है सर, ये इल्जाम लगाना मुनासिब बात नहीं है। ये तो बात तब की जाए जब इसराइल के खिलाफ आवाज ना उठाई गई हो। आवाज भी उठाई जा रही है, हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो बात भी की जा रही है। तो ऐसे वक्त में तो आप जैसे लोगों को हम आवाज होना चाहिए, हुकूमत के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हुए हैं वहां पर आप उन लोगों को इकट्ठा करें, आप हुकूमत को भी जो है हुकूमत के साथ मिलकर इसके लिए आवाज उठाएं और जो मुनासिब इकदाम कर सकते हैं उठाई है। ये लोग तो इतना नहीं करते कि आईसीजे में साउथ अफ्रीका के पीछे खड़े हो जाएं। ठीक हो गया, बहुत सारे इकदाम जो है वो नहीं किए जा रहे जो कि होने चाहिए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब आपका भी, आसिफ अली भट्टी साहब आपका भी। लेकिन नज़ीन, मेरा पॉइंट ये है कि जो गैरों की साजिश और अपनों की गद्दारी बहुत हो गया, अब जरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए और हमें जो है वो बड़ा अमली अप्रोच के साथ जो है वो इस मामले के सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।